टॉपिक है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो हमारा न्यूमेरिकल आएगा इसमें से, इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। मैंने आपको पहले बताया था जब हम कस्टम ड्यूटी या जो भी ड्यूटी इंपोर्टेड ड्यूटी हम पे करते हैं, दैट इज पेड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, दैट इज पेड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स। हम वैल्यू ऑफ गुड्स पर कस्टम पे करते हैं। तो इन ऑर्डर टू पे द कस्टम और इन ऑर्डर टू अप्लाई द रेट, भाई जब हम रेट है सपोज 10% है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है 12% है, जो भी है, ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी अप्लाई होगी वो किस वैल्यू पर अप्लाई होगी ये हमको डिटरमिन करना इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन ऑर्डर टू अप्लाई द रेट्स। जो हमारे रेट्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए हमको क्या है, इनकी जो वैल्यूएशन है वो करना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज का ये जो टॉपिक है मेरा, दैट इज गोइंग टू बी वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इज इट क्लियर? चलो यस सर। इंपोर्ट स्टार्ट, हाँ, वैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेता हूं जो हमारे इसमें यूज होंगी। सबसे पहले आता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। ये जो है हमारे न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है? एक्स फैक्ट्री प्राइस मीन्स द प्राइस ऑफ गुड्स आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्री। इसमें क्या है, सिंपली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जस्ट आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, फैक्ट्री से निकलते ही जो उसका प्राइस होगा दैट वुड बी योर व्हाट, एक्स फैक्ट्री प्राइस। तो इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ द गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस प्रॉफिट मार्जिन। जब भी मैं फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री प्राइस की बात करूं तो इसका, जब कभी आप व्हीकल वगैरह भी लेने जाते हो तो उसमें क्या बोलते हैं, टैक्सेस वगैरह ऐड करने के बाद ऑन रोड प्राइस बोलते हैं या एक्स फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। तो दे आर डिफरेंट प्राइसेस। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है, दैट इज ओनली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन। जब हम इन दोनों चीजों को ही सिर्फ इंक्लूड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्स फैक्ट्री प्राइस। इज इट क्लियर? यस सर। दूसरा है फ्री अलोंग साइड प्राइस, FAS, फ्री अलोंग साइड प्राइस। फ्री अलोंग साइड प्राइस में हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें हम एक्स फैक्ट्री प्राइस इंक्लूड करते हैं। मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स और प्रॉफिट मार्जिन तो लेंगे ही। अब इसमें जो हमारे हैं लोकल फ्रेट प्लस लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस में कितना इंक्लूड होगा? लोकल टैक्सेस में जैसे कि सपोज दैट क्या कहते हैं, कोई म्युनिसिपल टैक्सेस है, ठीक है, या कोई क्या कहते हैं कि हमारा जो टोल टैक्सेस वगैरह हैं, तो दे ऑल आर इंक्लूडेड इन योर लोकल टैक्सेस। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, लोकल फ्रेट और लोकल टैक्सेस का मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वहां से लेकर के जो इंपोर्ट स्टेशंस वगैरह तक में जो हमारे फ्रेट, ठीक है, सपोज दैट हमने गुड्स इंपोर्ट करना है तो जाहिर सी बात है जहां से हमने परचेज किया होगा वहां से हम इंपोर्ट स्टेशन तक लेकर आएंगे, वहां कुछ फ्रेट देंगे, तो दैट इज कॉल्ड लोकल फ्रेट प्लस लोकल टैक्सेस। इज इट क्लियर? एक बार फिर से बता दो ये वाला पॉइंट। इसमें क्या है, मैं बता रहा हूं, जैसे कि सपोज दैट तुम्हें कोई गुड्स इंपोर्ट करना है, ठीक है, तुमने ABC लिमिटेड से इंपोर्ट किया। ABC लिमिटेड कहां पे है, वो ऑस्ट्रेलिया में है सपोज है, ठीक है। अब आपने अगर ABC लिमिटेड से इंपोर्ट किया है तो अब यहां से इंपोर्ट करने के बाद आपको लोकल कस्टम्स तक लेकर आना पड़ेगा, कस्टम पोर्ट तक आपको क्या है, माल को लेकर आना पड़ेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक लाने में जो आपने लोकल फ्रेट पे किया, जो भी फ्रेट पे किया दैट इज कॉल्ड लोकल फ्रेट, या यहां तक लाने में आपने जो क्या कहते हैं कि टैक्सेस पे किए हैं तो दे आर कॉल्ड लोकल टैक्सेस। इज इट क्लियर? सर ये FAS का फुल फॉर्म क्या है? फ्री अलोंग साइड प्राइस। ठीक है, तो फ्री अलोंग साइड प्राइस में क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस लोकल फ्रेट प्लस लोकल टैक्सेस, वो हमारे क्या होते हैं, फ्री अलोंग साइड प्राइसेस होते हैं।
अब आता है FOB. FOB, व्हाट डू मीन FOB? इसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड. इसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड प्राइस. फ्री ऑन बोर्ड प्राइस. फ्री ऑन बोर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्री ऑन बोर्ड प्राइस क्या है? इसका मतलब क्या है कि देखो FAS क्या है? फ्री अलोंग साइड. और FOB क्या है? फ्री ऑन बोर्ड. FAS में हम वो सारे प्राइसेस इंक्लूड करते हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से लेकर के कस्टम पोर्ट तक लाने में हम इंकर्ड करते हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्री अलोंग साइड प्राइस. फ्री ऑन बोर्ड प्राइस का मतलब क्या है कि जब गुड्स एक बार वेसल में चढ़ जाते हैं, लोड हो जाते हैं, उसके बाद का प्राइस, वंस द गुड्स हैव बीन बोर्डेड ऑन द वेसल या जो भी है एयरक्राफ्ट या व्हीकल जो भी है, तो उसके बाद का जो प्राइस है दैट इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड प्राइस. तो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्री ऑन बोर्ड प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम फ्री अलोंग साइड प्राइस लेंगे प्लस हम लेंगे लोडिंग चार्जेस. जाहिर सी बात है, अगर हमको व्हीकल पे कोई माल लोड करना है तो उसके हमको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे, कुछ लेबर लगेगा उसके लिए, तो लोडिंग चार्जेस और प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस. प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस. जाहिर सी बात है, अगर हमने इंपोर्ट किया, सपोज दैट अगर मैं इंडिया में हूं, ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान इंपोर्ट किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा, और हमारे लिए क्या है? वो इंपोर्ट है. तो अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई सेलर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो ही मस्ट पे सम एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस. ही मस्ट पे सम एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस while loading the goods. So that would be included for calculation of free on board price. Is it clear? Yes, sir. Okay. अब आता है CIF. CIF क्या है? CIF क्या है? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. जब भी हम एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा याद रखना, हम हमेशा CIF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. जब भी आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट द एसेसिबल वैल्यू, तो इट मींस दैट यू हैव टू कैलकुलेट द CIF वैल्यू. CIF वैल्यू का मतलब क्या है? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू. ये क्या है? इट इज द कॉस्ट एट विच गुड्स आर डिलीवर्ड एट फ्रेट द इंडियन पोर्ट. मतलब क्या है कि ये जो हम इंडियन पोर्ट पर जो गुड्स को डिलीवर करते हैं, अब हम इंडियन टेरिटरी में आ गए हैं, तो जब हम इंडियन पोर्ट पे गुड्स को डिलीवर करते हैं इंडियन पोर्ट पर, तो अभी तक क्या था कि प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट तक हम थे. प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट हम थे, वहां पर हमारा FOB जो है वो हमारा एक्सपोर्ट प्लेस तक होता है. लेकिन एक्सपोर्ट प्लेस से लेकर के इंपोर्ट प्लेस तक आने तक में जितने भी हमारे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम बाई एयरक्राफ्ट करें या क्या कहते हैं बाई वेसल करें, बाई सी वेज करें, तो हमको क्या है? कुछ इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है. तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हमको इंडियन पोर्ट मतलब कि इंपोर्ट प्लेस तक लाने के लिए जो भी कॉस्ट हमारे इनकर्ड होंगे, दे ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन FOB प्राइस. FOB प्राइस में ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे. तो वो हमारा आ जाता है CIF. वो हमारा क्या जाता है? CIF, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. इज इट क्लियर? Yes, sir. सर इंश्योरेंस अमाउंट कोई भी पेड करे उससे कोई मतलब नहीं. हाँ, इंश्योरेंस अमाउंट कोई भी पे करे. वैसे जनरली तभी सर वो कॉस्ट जो इंपोर्टर है वही पे करता है. सर ये आपने CIF इज इक्वल टू क्या लिख रखा है? इंश्योरेंस प्लस कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. यहाँ पे लिखा है FOB प्लस इंक्लूडेड, मतलब ये सारी चीजें जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस, फ्रेट, ये सब चीजें इंक्लूड करेंगे, तो दैट वुड बी योर CIF. इज इट ओके? यस सर. ओके. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो हम उसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे वो किस में करेंगे? किस इंडियन रुपी में करेंगे या डॉलर में करेंगे? किस में करेंगे? Indian rupee. वेरी गुड. इंडियन रुपी में करेंगे. हम कहीं से भी माल को इंपोर्ट करें, द वैल्यू वुड बी डिटरमिन्ड इन इंडियन रुपी ओनली. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस
कि जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, जो करेंसी कन्वर्जन रेट है, वो किस एजेंसी का हम इंक्लूड करेंगे। जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो किस एजेंसी का हम इंक्लूड करेंगे। तो देयर आर वेरियस एजेंसीज, 3 एजेंसीज हैं जो हमारी क्या कहते हैं कि करेंसी कन्वर्जन रेट है वो डिक्लेयर करती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमारा क्या है, आरबीआई। सबसे पहला हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। और तीसरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये 3 हमारे क्या हैं, एजेंसीज हैं जो कि कन्वर्जन रेट डिक्लेयर करती हैं। कन्वर्जन रेट्स डिक्लेयर्ड बाय 3 एजेंसीज इन इंडिया। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइजेस कि हम आरबीआई का कन्वर्जन रेट लेंगे या क्या कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स का लेंगे, या ये जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका लेंगे। किसका लेंगे भाई, एनी आइडिया? गिवन होगा क्वेश्चन में, आरबीआई या फिर अगर गिवन हो बोर्ड का। देखो अगर दिया है, तीनों का ही दिया, तो किसका लोगे? आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का हमको लेना है। ठीक है, क्योंकि एजेंसी जो है हमारी कस्टम्स जो डील कर रही है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ही है। तो दैट्स व्हाई द कन्वर्जन रेट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसीज इनटू इंडियन करेंसीज। इज इट क्लियर? सर जैसे कि हम की वैल्यूएशन है हम इंडियन रुपी में कर रहे हैं, बट हमें पेमेंट तो उस पे करनी पड़ेगी ना जिसमें डील हो रही है। नहीं, पेमेंट तो हमने पहले कर दिया हुआ है भाई। जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपने इंपोर्टर को तो पे कर दिया ना। यहाँ पे ये जो हम वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं, दैट वुड बी डिटरमिन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी फाइंड आउट करने के लिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। आपने जो माल इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू तो आपने पे कर दी है फॉरेन करेंसी में ही, तभी तो यहाँ पे आप उसकी जो एफओबी वैल्यू लेंगे वही तो लेंगे जो आपने पे की होगी। ओके सर। ठीक है, तो ये जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं दैट इज डन ओनली टू डिटरमिन द कस्टम ड्यूटी, जिसपे हम रेट्स अप्लाई कर सकें। एक ऐसी वैल्यू जिस पर हम जो कस्टम रेट है, जो कस्टम ड्यूटी है, उसका रेट हम क्या करें, अप्लाई कर सकें। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ ये तो आ गया कि हमको कन्वर्जन रेट किसका लेना है। अब करेंसी कन्वर्जन डेट, कन्वर्जन डेट किस डेट का कन्वर्जन रेट लेना है। डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन रेट्स जो हैं हर डेट पे अलग अलग होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट पर्टिकुलर डेट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेंसी, मतलब कन्वर्जन रेट्स। तो यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, अगर हमने इंपोर्ट किया है, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एंट्री, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, और इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल, डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल। मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एंट्री क्या है और शिपिंग बिल क्या है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में। फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या है कि जब माल आ जाता है इंपोर्ट कस्टम पोर्ट पर, फिर वहां से हमको क्लियरेंस करवानी होती है। तो मैंने 3 टाइप्स ऑफ क्लियरेंस बताया था आपको। एक तो मैंने बताया था कि फॉर होम कंजम्पशन, फिर फॉर वेयर हाउसेज एंड फॉर मास डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, तो इसमें हम जब क्लियरेंस करवाते हैं, क्लियरेंस करवाने के लिए यू हैव टू प्रेजेंट बिल ऑफ एंट्री। तो जिस डेट पे हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेंगे दैट वुड बी टेकन एज कन्वर्जन डेट। उस पर्टिकुलर डेट पे जो हमारा रेट होगा कन्वर्जन का, उस पर्टिकुलर रेट को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ द रेट। अब जैसे हमने कन्वर्जन रेट को डिटरमिन किया, इसी तरह से जो ड्यूटी का रेट है, रेट ऑफ ड्यूटी, वो किस रेट पे हम लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जीएसटी के केस में भी कि सपोज दैट अगर रेट चेंज हो गया है सप्लाई से पहले, सप्लाई के बाद, तो इन दैट पर्टिकुलर केस विच रेट इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो इसी तरह से अगर क्या कहते हैं कि जो कस्टम्स ड्यूटी हैं अगर वो चेंज होती रहती हैं, मतलब अगर चेंज हो गई हैं मीनवाइल, तो विच रेट वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, यहाँ पे हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि देयर आर डिफरेंट केसेस। तो सेक्शन 15 जो है दैट डील्स विद द रेलिवेंट डेट फॉर डिटरमिनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी, कि किस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी हमको लेनी है, दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 15। तो
केस ए है पहला, गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, फॉर होम कंजम्पशन। तो इन दैट पर्टिकुलर केस पहला है कि अगर हमने जो गुड्स इंपोर्ट किया है, गुड्स जो इंपोर्ट किया है बाय व्हीकल, इंपोर्टेड बाय व्हीकल, इंपोर्टेड बाय व्हीकल का मतलब क्या है, बाय रोड, हमने बाय रोड क्या है उसको इंपोर्ट किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द रेलिवेंट रेट वुड बी टेकन डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ फाइलिंग of bill of entry or date of arrival of vehicle, date of arrival of vehicle, arrival of vehicle, whichever is later, दोनों में whichever is later। तो इसमें हम अगर हमने इंपोर्ट किया है बाई व्हीकल, अगर हमने कोई गुड्स जो इंपोर्ट किया है व्हीकल के थ्रू, मतलब बाई रोड इसको हमने इंपोर्ट किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दीज टू डेट्स आर कंसीडर्ड फॉर टेकिंग द कस्टम्स ड्यूटी। सपोज दैट डेट ऑफ जो हमने फाइल किया है बिल ऑफ एंट्री उस पर 10% था, डेट ऑफ अराइवल ऑफ व्हीकल में 12% था, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दोनों में से हम देखेंगे कि विच एवर इज लेटर, अगर हमने फाइलिंग पहले कर दी है, व्हीकल बाद में अराइव हुआ है, तो 12% वुड बी टेकन एज रेट ऑफ ड्यूटी, और अगर व्हीकल पहले आ गया है, माल उतर गया है, उसके बाद हमने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री जो रेट होगा उस दिन 10% that would be taken into consideration। तो in that particular case these two dates would be considered, जिसमें से whichever is later उस particular date का जो रेट होगा वो हम लेंगे import मतलब कस्टम ड्यूटी के लिए। इज इट क्लियर? सर ये जो रेट्स होते हैं ये डे टू डे चेंज होते हैं? जनरली चेंज नहीं होते हैं, मतलब बहुत इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर चेंज हो गए हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक whichever is later। तो सही किस बेसिस पे रेट्स डिटरमिन होते हैं? रेट्स तो गवर्नमेंट डिटरमिन करते हैं। अब तुम ये कहो कि जीएसटी के रेट्स किस बेसिस पे डिटरमिन होते हैं, तो हम नहीं बता सकते। दैट इज ओनली डिटरमिन बाय द गवर्नमेंट। उनको जो फिट लगता है, जो रेट्स उनको लगता है कि जिस पे सब एफर्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द फिक्स्ड रेट, मतलब जो भी फिक्स करना होता है उनको। ओके सर, वैल्यू तो वही रहेगा ना? हाँ, वैल्यूएशन तो जो हम करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो मतलब कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन जितने पे हमने माल खरीदा है उसमें कुछ इंक्लूड करेंगे, कुछ एक्सक्लूड करेंगे, वही वैल्यूएशन होगी। वैल्यूएशन के बाद हमने वैल्यूएशन किया, अब वैल्यूएशन पे हमको एक रेट अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये जो रेट होगा इसकी बात हम कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है। दूसरा है, ये तो था बाई रोड का, दूसरा है बाई वेसल, इंपोर्टेड बाय वेसल। अगर हमने बाई वेसल इंपोर्ट किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस सेम है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड। जिस दिन वेसल ने जो हमारी कस्टम पोर्ट है वहां पे जो एंट्री करेगा उस दिन दोनों में से विचएवर इज लेटर, दोनों में से विचएवर इज लेटर, विचएवर इज लेटर, दोनों डेट्स में से डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ऑफ वेसल, विचएवर इज लेटर। ठीक है। और सेम अगर एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं, अगर बाई एयरक्राफ्ट है तो सेम यहां पर भी है कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, दोनों में से विचएवर इज लेटर, विचएवर इज लेटर, ये दोनों डेट्स को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे फॉर व्हाट, डिटरमिनिंग रेट्स। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम आते हैं वैल्यूएशन। अब हम आते हैं वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। देखो, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स में हमको क्या करना है, देयर आर टू थिंग्स। पहले तो हमारा क्या है कि जो हम डिटरमिन करते हैं उसके दो मेथड्स हैं। एक तो है, बहुत सारे मेथड्स हैं, एक तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही लेंगे हम। ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम पहले पता करेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू जैसे हमने आपको बताया था ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 जब हमने वो पढ़ा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कब डिटरमिन करेंगे, फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू में अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो उनको हम देखेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मेथड्स आते हैं, कौन कौन से, एक तो है डिडक्टिव मेथड,
डिडक्टिव मेथड क्या है, रूल 7 में है, अंडर रूल 7, और एक है कंप्यूटिंग मेथड, ठीक है, एक है कंप्यूटिंग मेथड, ठीक है। कंप्यूटिंग मेथड क्या है, अंडर रूल 8 में कंप्यूटेड, जो हमारा कंप्यूटेड मेथड है, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड, ये हमारा क्या है, रूल 8 में, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? जिस प्राइस पे हम लोग कुछ को परचेज करते हैं। वेरी गुड, जिस प्राइस पे हम उसको परचेज कर रहे हैं, और वहां पे हमारे क्या है वो मतलब कि जो प्राइस है दैट वुड बी द सोल कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स। तो जो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, provided the price actually paid or payable for the goods when sold goods for export from India for delivery at the time and place of exportation where the buyer and seller of goods are not related and price is the sole consideration for sale। मैंने पहले ही बताया था अंडर सेक्शन 15 ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई में कि ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी टेकन एज वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ द पार्टीज जो सप्लायर एंड रिसिपिएंट हैं दे आर नॉट द रिलेटेड पर्सन्स and price paid is the sole consideration, means not a related person and price paid is the sole consideration, price paid is the sole consideration, ठीक है। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन द जो वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू है दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर क्या कहते हैं कि जहां पर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है इफेक्ट हो रही है, मतलब वो प्राइस पेड है दैट इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, या कुछ उसमें हमने क्या कहते हैं कि फ्री में उनको कुछ सप्लाई किया है, मतलब देयर इज समथिंग फिशी, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस देयर मस्ट बी सम एडजस्टमेंट्स मेड, एडजस्टमेंट्स शुड बी मेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, मेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट सबको हम क्या करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द व्हाट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इज इट क्लियर? अब देखो वो एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं। पहला है कॉस्ट इनकर्ड बाय बायर बट नॉट इंक्लूडेड, कॉस्ट इनकर्ड बाय बायर बट नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि अगर कोई ऐसा कॉस्ट है जो कि बायर ने इनकर्ड किया है, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया या और भी कोई मटेरियल्स का कॉस्ट हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गए, जो बायर ने दिया है बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। जैसे हमने क्या कहते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में भी किया था कि अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं जो कि रिसिपिएंट ने पे किया है, जो कि देना था किसको, सप्लायर को देना था इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, मतलब कि उसको मूव कराने के लिए ताकि उसकी पैकिंग अच्छे से हो जाए, उसको गुड्स को हार्म ना हो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वट एवर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बायर बट दैट कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसी तरह से कोई कमीशन है या ब्रोकरेज है, ठीक है, जो बायर ने पे किया है, तो दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट कमीशन ब्रोकरेज जो अदर देन बाइंग कमीशन होगा, अदर देन बाइंग कमीशन अगर है तो वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ऑल कमीशंस एंड ब्रोकरेज अदर देन बाइंग कमीशन शुड बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। रॉयल्टीज, लाइसेंस फी पेबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल, ठीक है। अगर हमने कोई रॉयल्टीज या क्या कहते हैं कि लाइसेंस फी पे की है, रॉयल्टीज और लाइसेंस फी, ठीक है, जैसे कि कोई भी द रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फी रिलेटेड टू द इंपोर्टेड गुड्स दैट द बायर इज रिक्वायर्ड टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ कंडीशन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स बीइंग वैल्यूड to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable। मतलब कि अगर कुछ रॉयल्टीज, सपोज दैट मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको कुछ गुड्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया है
तो उस गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए यू हैव टू पे सम रॉयल्टीज या यू हैव टू पे सम लाइसेंस फी. गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंसिंग के अंडर रख रखा है. ठीक है, होता है ना कुछ रेस्ट्रिक्टेड गुड्स होते हैं जिसमें हमको लाइसेंस भी पे करना होता है. तो अगर कोई ऐसे गुड्स हैं जिसपे हमको रॉयल्टीज या लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है एज अ कंडीशन ऑफ सेल, एज अ कंडीशन ऑफ सेल, तो इन दैट पर्टिकुलर केस all those royalties and license fee should be included in your what transaction value. समझ में आ रहा है सबको? यस सर. ठीक है, तो ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रांजैक्शन वैल्यू. ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर मेकिंग सम एडजस्टमेंट्स. फिर क्या है, अदर पेमेंट्स एज अ कंडीशन ऑफ सेल. अदर पेमेंट्स other payments as a condition of sale, as a condition of sale. सेम है कि अगर सेल करने के लिए सपोज क्या कहते हैं कि अगर हमने इंपोर्ट गुड्स, जो गुड्स को इंपोर्ट किया है, उस इंपोर्ट गुड्स को हमें होम कंट्री में सेल करने के लिए एज अ कंडीशन कुछ पेमेंट्स, एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ रहे हैं, जैसे लाइसेंसिंग फी है या और भी कोई गवर्नमेंट ने ऐसा इम्पोज कर रखा है, कोई टैक्सेस या कोई फीस, तो ऑल दोज पेमेंट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द व्हाट, इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रांजैक्शन वैल्यू ये सारी पेमेंट जो है हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे. इज इट क्लियर? सर एक बार बाइंग कमीशन बता दीजिए क्या होता है. बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन ही होता है जैसे सपोज दैट क्या कहते हैं कि अगर आपको जो है जैसे होता है ना, जैसे कि क्या कहते हैं कि आपको कोई फ्लैट परचेज करना है. सपोज दैट यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, फ्लैट परचेज करते हैं. ठीक है, फ्लैट परचेज करने के लिए क्या है कि हम जो है किसी एक एजेंट के थ्रू हम क्या कहते हैं कि उसको परचेज करते हैं. ठीक है, एजेंट के थ्रू. अब ये एजेंट जो है अगर हमको कुछ फ्लैट दिलवा रहा है तो ही मस्ट चार्ज सम कमीशन. ये क्या है, हम ऑल्दो कमीशन तो है ही, तो उससे हम क्या बोलते हैं, बाइंग कमीशन विच इज पेड फॉर बाइंग समथिंग. मतलब उस चीज को परचेज करने के लिए हमने जिसके थ्रू परचेज किया है, अगर कोई लिंकिंग पिन है, कोई मिडिल मैन है, तो उसके लिए हमने कुछ कमीशन पे किया, तो दैट इज कॉल्ड बाइंग कमीशन. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, तो बाइंग कमीशन के अलावा और कोई कमीशन अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रांजैक्शन वैल्यू. ठीक है, अब हमको देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू पता चल गया. ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू पता चल गया. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द FOB वैल्यू. अब हमको क्या करना है, FOB वैल्यू फाइंड आउट करना है. FOB वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी FOB नहीं, CIF वैल्यू. मैंने कहा था ना, एसेसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना है. एसेसिबल वैल्यू, एसेसिबल वैल्यू क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिस पर हम रेट को अप्लाई करते हैं, जिस पर हम रेट को अप्लाई करते हैं. इज इट क्लियर? तो एसेसिबल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करनी है, बाय यूजिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू. अब देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले तो क्या है, एडजस्टमेंट्स क्या क्या करेंगे, adjustments in transaction value in order to find out accessible value जिसको हम बोलते हैं CIF वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं CIF वैल्यू. ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. इसका न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में आता है, यही इंपॉर्टेंट है. इसका न्यूमेरिकल जो थ्योरी तो नहीं आएगी ना, इसके सिर्फ प्रैक्टिकल आएगा ना. देखो ज्यादातर इसके प्रैक्टिकल्स के ही आने के चांसेस हैं, लेकिन थियरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप थियरी नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिकल कैसे करोगे भाई. अगर उसने कह दिया कि व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स व्हिच आर मेड अकॉर्डिंग टू रूल 10 सब रूल 2, तो कैसे बताओगे आप, बताओ भाई. अगर आपने न्यूमेरिकल किया है तो न्यूमेरिकल कुछ थियरी के बेस पे ही तो किया होगा ना. यस सर. ओके, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें करते हैं. अंडर रूल 10 सब रूल 2, अंडर रूल 10 सब रूल 2, इसमें क्या क्या चीजें हैं. एज पर रूल 10 सब रूल 2 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962. सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू. ठीक है, तो एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में, वो हम पढ़ रहे हैं. तो पहला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन.
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या सर जो हमने अभी तक पढ़ा था वो क्या था फिर? देखो ये हमने किया था ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई क्या कहते हैं कि मैंने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि वो ऑस्ट्रेलिया से अगर हमने इंपोर्ट किया है, सपोज दैट मिस्टर ABC लिमिटेड को अगर हमने कोई पे किया है, तो ये ABC लिमिटेड को किया गया पेमेंट है। अब ABC लिमिटेड से ये पोर्ट पर आएगा, फिर पोर्ट से ये इंपोर्ट स्टेशन पर आएगा। तो ये अलग अलग वैल्यूज मैंने बताया था ना, एक तो ये FOB वैल्यू होती है। FOB वैल्यू क्या है, ये जो अभी तक हमने किया दैट इज कॉल्ड FOB वैल्यू। FOB वैल्यू में जब हम ये एडजस्टमेंट्स करेंगे तो वो आ जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। इज इट क्लियर? सर मतलब जो हमने भी एडजस्टमेंट पढ़ा, हाँ, वो वो बाइंग ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया। ओके सर। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम जो क्या कहते हैं कि फ्री अलोंग साइड वैल्यू है या क्या कहते हैं कि वो CIF वैल्यू है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने वो वैल्यू कैलकुलेट की है जो हमने ABC लिमिटेड को पे की है। अभी तक हमने ये थोड़ी की कि एक्सपोर्ट स्टेशन पर आने की वैल्यू क्या है, उसको हम जिसको हम बोलते हैं फ्री अलोंग साइड वैल्यू। फिर उसके बाद वहां से वो चलेगा, इंडिया में आएगा, इंपोर्ट पोर्ट पे आएगा, फिर वहां पे उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड CIF वैल्यू। भाई अभी इसमें काफी सारी एडिशंस होंगी ना। यस सर। ठीक है, तो यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करें जिससे हमारी CIF वैल्यू आ जाए। तो मैं यहाँ पे देखो, हमने सपोज दैट ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में किसी पर्टिकुलर कंपनी से मैंने कोई माल परचेज किया, मैंने इसको पेमेंट की होगी। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर के हमने उसको एक्सपोर्ट, जहाँ पे एक्सपोर्ट स्टेशन है वहां पे लेकर आया, तो यहाँ तक लाने में हमने कोई एक्सपेंसेस किए होंगे, उसको भी इंक्लूड करना है। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट स्टेशन से वो इंपोर्ट स्टेशन पर आएगा, जहां पर हमने उसको इंपोर्ट किया होगा, तो वो वहां पे कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उन्हें हमें इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वगैरह होंगे। भाई जाहिर सी बात है, वेसल आया तो वेसल में तो सामान रखा नहीं रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, उतारेंगे, अनलोड करेंगे, यहाँ पर हम लोड करेंगे, यहाँ पर लोडिंग चार्जेस देंगे, यहाँ पर अनलोडिंग चार्जेस देंगे। तो ये सारी चीजों को जब हम इंक्लूड करेंगे तब हमारी आती है CIF वैल्यू। इज इट क्लियर आयुषी? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके सर यस सर। तो अब देखो इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। पहले मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहला हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ठीक है। तो जहां पर हम क्या कहते हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं, उस प्लेस तक इंपोर्ट करने के लिए जितने भी हमने ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, जितने भी हमने बीच में यहां से यहां तक में, फिर यहां से यहां तक में जितने भी हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिए होंगे, इंक्लूडिंग लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग, दे ऑल आर इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग CIF वैल्यू। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब देयर आर सर्टेन प्रोविजंस। सपोज दैट आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर डायरेक्टली दिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत है डायरेक्टली दिया है तो। बट इफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ सर्टेन प्रोविजंस है जिसको हम फॉलो करेंगे। वेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट असर्टेनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर वो दिया ही नहीं होता है, आपको खुद असर्टेन करना होता है। If the transportation cost is not ascertainable, in that particular case, such cost shall be 20% of the free on board price. Free on board price. अगर कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेशन नहीं दिया है तो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस दिया होगा आपको। फ्री ऑन बोर्ड प्राइस क्या है? फ्री ऑन बोर्ड प्राइस क्या है? मैंने बताया था आपको फ्री ऑन बोर्ड प्राइस फ्री अलोंग साइड प्लस लोडिंग प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस। मैंने आपको बताया था फ्री अलोंग साइड प्लस लोडिंग चार्जेस प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस, ठीक है। तो ये जो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस होगा, इसका 20% जो होगा दैट वुड बी योर
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट असर्टेनेबल नहीं है, सर सेस क्या होता है? सेस तो मैंने बताया था एक्सपोर्ट ड्यूटी से। सेस मैंने आपको बताया हुआ है कि सेस क्या होता है, एडिशनल पेमेंट जो टैक्स पे हम देते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये समझ आ गया पॉइंट कि अगर कॉस्ट असर्टेनेबल नहीं है तो इन दैट पर्टिकुलर केस एफओबी का 20% जो होगा दैट वुड बी योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर है? दूसरा है, सर एक बार ये बता दीजिए, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वही तो एफओबी होता है ना? हाँ, एफओबी जो है, नहीं ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है, देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू में एफओबी में जब हम जो सर्टेन क्या कहते हैं कि वो थे एडजस्टमेंट्स जो हमने अभी बताया, रूल 10 सब रूल 1 में जो हमने बताया, वो एडजस्टमेंट्स जब करेंगे तब हमारी आती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके सर, ठीक है। तो एफओबी में जो हमने अभी बताया ना कि रॉयल्टीज ये वो जो भी है, हम कमीशन अदर देन बैंक कमीशन, वो सभी चीजें जब हम इंक्लूड करते हैं तब वो हमारा आता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। इज इट क्लियर आयुषी? यस सर। ओके, तो एफओबी का इस प्राइस का हमको क्या लेना है, 20% लेना है एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये तो है हमारा क्या, रूल ए। ठीक है, अब बी क्या कहता है, क्लॉज बी कहता है वेयर द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स इज नॉट असर्टेनेबल। अभी तक तो ये था कि भाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको नहीं पता था, असर्टेन नहीं कर पाए, तो हमने फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू के बेसिस पे हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने कैलकुलेट कर दिया एफओबी वैल्यू के बेसिस। इसका 20% जो था हमने कहा कि वो हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। बट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर एफओबी वैल्यू ही पता नहीं है, व्हेन द एफओबी वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या लेंगे, तो in that particular case where the free on board value of goods is not ascertainable but the sum of free on board value and of the goods and cost of insurance, मतलब कि जो वैल्यू है FOB और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हमको पता है, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारा क्या कहते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा, मतलब वहां पे इंश्योरेंस को भी इंक्लूड करेंगे, इसका 20% जो है दैट वुड बी योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहां पे कह रहा है वेयर द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स इज नॉट असर्टेनेबल बट द सम ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज असर्टेनेबल, मतलब इन दोनों का सम दिया हुआ है इसकी अलग से कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इन दोनों के सम का 20% जो है दैट वुड बी योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इज इट क्लियर? Yes, ओके, नाउ सी केस क्या है, इन द केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर, अगर हमने कोई इंपोर्ट किया है, इंपोर्टेड बाय एयर वेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज असर्टेनेबल। ठीक है, तो मतलब वहां पे हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको पता है कि भाई इतनी है। ठीक है, ये इतनी जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बट दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ एफओबी। मतलब क्या है कि असर्टेनेबल तो है, हमने असर्टेन भी कर लिया, दिया हुआ भी है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि भाई एयर अगर है तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया होगा, बट यू हैव टू चेक कि ये जो वैल्यू है दैट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ एफओपी। सपोज दैट एफओपी हमारा कितना है, 1 लाख रुपया है, और जो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है वो कितना है, 25,000 रुपए है। हमको डायरेक्टली दिया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नाउ यू हैव टू इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब देखेंगे ये एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और 20% ऑफ एफओबी वैल्यू विच एवर इज लेस, तो उसको हम क्या करेंगे, एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग व्हाट CIF वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर तो- ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दो। ओके, फिर 20% से बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है बाय एयर इंपोर्ट किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एफओबी वैल्यू के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने कितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे किया हो, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर एफओबी वैल्यू के
20% से एक्सीड कर रहा है तो 20% ऑफ FOB को ही हमें इंक्लूड करना है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो FOB 1 लाख है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 25,000 और 20% ऑफ FOB कितना आएगा 20,000। तो सिंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज एक्सीडिंग 20% ऑफ FOB वैल्यू, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस वैल्यू वुड बी टेकन एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन अगर ये 15,000 होता तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ 15,000 को ही लेते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ईदर 20% इन केस इफ द गुड्स आर इंपोर्टेड बाय एयर, इन दैट पर्टिकुलर केस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी ईदर actual transportation cost or FOB, 20% of FOB, whichever is less. Is it clear to all of you? Yes sir. Okay. अब देखो फॉर्मेट में बता देता हूं जल्दी से कि फॉर्मेट कैसा होगा इसका कैलकुलेट करने का। फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग एसेसिबल वैल्यू समझ में आ रहा है ना सबको? Yes sir. Yes sir. कृतिका गांधी समझ में आ रहा है? तो यस सर समझ आ रहा है। अच्छा चलो, कृतिका को समझ में आ गया तो फिर समझ लो पूरी क्लास को समझ में आ गया। सर साथ में ही है मेरे, फिर आप ज्यादा मत बोलो ऐसे उसके बारे में। अच्छा साथ में ही है। ओके, सबसे पहले हमको क्या लेना है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस लेना है। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस लेना है। मैंने बताया था फ्री ऑन बोर्ड प्राइस क्या होता है, उसमें मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, चार्जेस फॉर कॉस्ट, जो भी हमने रूल 10 सब रूल 1 में पढ़ा है। हाँ, चार्जेस फॉर कॉस्ट, चार्जेस फॉर कॉस्ट एंड सर्विसेज, कॉस्ट एंड सर्विसेज एज पर रूल 10 सब रूल 1, उसको हमें इंक्लूड करना है। वो हमारा आ जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें क्या ऐड करना है, एडजस्टमेंट्स करने हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं आयुषी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 2। यस, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसे हमें ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में मैंने पहले बताया था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, मतलब लोडिंग का मतलब क्या है, यहां से लोड होगा फिर वहां पे अनलोड होगा। ठीक है, या जो भी हमारे चार्जेस है, हैंडलिंग चार्जेस, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने क्या बताया था कि अगर इंपोर्ट बाय एयर है तो 20% से एक्स्ट्रा नहीं होगा, तो वो सारे प्रोविजंस यहां पर क्या होंगे, अप्लाई होने वाले हैं। उसके बाद बी में देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा क्या है, इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में देखो क्या है, वेयर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट असर्टेनेबल। अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि देखो इंश्योरेंस जरूरी है, आप एयरक्राफ्ट से आ रहा है, वेसल से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है इंश्योरेंस मस्ट बी देयर। भाई सामान डूब गया, फ्लाइट जो है क्रैश हो गई, या कुछ भी ऐसे कैलेमिटीज या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उनको कवर करने के लिए क्या है, हमारा इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है इंपोर्ट के केस में। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, कि अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हमारा असर्टेनेबल नहीं है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट असर्टेनेबल, इज नॉट असर्टेनेबल, अगर हमारा असर्टेनेबल नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस the cost of insurance would be 1.125% of free on board value, FOB। अच्छा, एक और चीज, आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं बोलेगा कि आपको इंक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, बट स्टिल यू हैव टू इंक्लूड, क्योंकि रूल 10 कहता है, रूल 10 सब रूल 2 कहता है कि आपको ये दोनों चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो अगर नहीं भी कहा है, क्योंकि हो सकता है इंश्योरेंस दिया भी ना हो, इंश्योरेंस की कहीं क्वेश्चन में बात ही ना किया हो, कुछ नहीं कहा है, बट स्टिल यू हैव टू इंक्लूड इंश्योरेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो चलो वो दे देगा या कहीं ना कहीं उसका जिक्र हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आपका वो क्या है, इंक्लूड करना ही करना है, वेदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर फिर हम किस अमाउंट से मतलब वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, ये 1.25% ऑफ FOB? 1.125% ऑफ FOB। FOB आपको दिया होगा, ये जो ऊपर Okay, FOB sir. है इसका 1.125%। ठीक है,
ओके सर। ओके अच्छा, अगर जहां पर एफओबी वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है, वहां पर सम दिया हुआ है एफओबी और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दोनों के सम का 1.25%। यहां पर एफओबी अलग से असर्टेनेबल नहीं है, वहां पे हमको एक सम दिया हुआ है, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस एफओबी वैल्यू, इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो इन दोनों के सम का जो 1.125% होगा, दैट वुड बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, CIF वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एसेसिबल वैल्यू। इसमें देखो लोडिंग और अनलोडिंग जो चार्जेस हैं, ठीक है, आफ्टर मतलब कि एक बार वहां पे क्या कहते हैं कि जो शिप आता है वो लैंड कर गया या एयरक्राफ्ट लैंड कर गया, ठीक है, तो उसके बाद जो हम अनलोडिंग चार्जेस होते हैं, मतलब कि लैंडिंग चार्जेस, जो लैंडिंग चार्जेस है, तो लैंडिंग चार्जेस जो है वो हम उसको पे नहीं, मतलब कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी लैंडिंग चार्जेस हैं, जैसे अनलोडिंग द कार्गो फ्रॉम द कन्वेंस, ठीक है, लाइट हाउस चार्जेस या वेयर हाउस क्रेन चार्जेस, जैसे माल को क्रेन से लेकर जाना है मुझे वेयर हाउस तक, तो ये जो सारे चार्जेस हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग CIF। तो इसका मतलब क्या है, लैंडिंग चार्जेस जो भी हैं, एक बार सामान लैंड कर गया तो जो लैंडिंग चार्जेस हैं, जो भी हमने लैंडिंग चार्जेस पे किए हैं, जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस, मतलब कि सामान उतरने के बाद अब यहां से हमें कहीं वेयर हाउस पे ले जाना है या कहीं कुछ करना है, तो वो जो चार्जेस हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड। एक अमेंडमेंट आया था, पहले इसको हम इंक्लूड करते थे, लेकिन अमेंडमेंट आया एक, उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, दे आर नॉट एडेड इन द CIF वैल्यू। इज इट क्लियर? यस सर। यस। ऐड नहीं करेंगे, बड़े से लिखना जरूरी है ये? नहीं, कुछ नहीं करना है, मेंशन भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करें इसके बेस पर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। अब मटेरियल, या मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। सर ग्रुप में भेज दिया, टाइम हो गया। सर सेंड कर दो आप। फिर चार्जर लेने में से देखो ग्रुप में आ गया। यस सर। ओके, इसमें क्या रहा है, पहले इलस्ट्रेशन 22.5 देखेंगे। A material was imported by sea at FOB price of rupees 22 lakhs. The cost of transportation to India, मतलब प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पेड was rupees 7,20,000 with cost of insurance 24,000। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस तो दे दिया है, ठीक है, नहीं दिया होता तो हमको फाइंड आउट करना है 1.125%, लेकिन दे दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। कैलकुलेट एसेसिबल वैल्यू इफ लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस आर गिवन एट 3,20,000, ठीक है। चलो कैलकुलेट करना है इसे। इसमें देखो कह रहा है, सबसे पहले एफओबी वैल्यू हमको दिया है 22 lakhs, 22 lakhs, FOB इज गिवन 22 lakhs। अच्छा एक और चीज देखो यहाँ पे कह रहा है लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। अगर ये अलग से दिया है, ठीक है, अगर ये अलग से दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये हैंडलिंग चार्जेस, क्योंकि मैंने पहले बताया था जो लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड इन योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमको इन्हें अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपके सारे कॉस्ट इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट इंश्योरेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यस सर, सो इसलिए हम लोग इसको ऐड नहीं करते। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस जो अलग से दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो लैंडिंग चार्जेस हैं, मतलब लैंड होने के बाद के वो क्या है, वो चार्जेस हैं, तो दे आर नॉट इंक्लूडेड। ये मत सोचना कि लोडिंग अनलोडिंग वो, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी होते हैं, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उनको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहा है, a material was imported by sea at FOB price of rupees 22 lakhs. FOB price is given 22 lakhs. After that, the cost of transportation. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना दिया हुआ है, अब देखो 7,20,000। इसमें साफ मेंशन है कि जो हमने ट्रांसपोर्ट किया है वेसल से किया है, सी बाई सी मेंशन्ड है 7,20,000। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो 20% वाली लिमिट है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि वो किस केस में वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ एयर के केस में। वेरी गुड, बाय एयर। और हमको ऐड करना है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में, क्या ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो ऐड करना है, कितना है 24,000। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, CIF वैल्यू, ये हमारा आ जाएगा CIF वैल्यू, ठीक है। CIF वैल्यू क्या है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 29,44,000, 29,40,000। सर लोडिंग अनलोडिंग वाले को फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस में क्या है, लोडिंग अनलोडिंग का क्या है, देखो दो चीजें हैं। एक तो हम पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से हमने माल को इंपोर्ट किया, ठीक है, तो ये पहले आएगा एक्सपोर्ट प्लेस पर, एक्सपोर्ट स्टेशन पर, फिर यहाँ से ये सी है, सी के थ्रू आया, फिर ये इंपोर्ट स्टेशन पर आया। तो हम पहले यहाँ पे लोडिंग चार्जेस देंगे माल को चढ़वाने का, फिर यहाँ पे हम अनलोडिंग चार्जेस देंगे माल को उतारने का, फिर हो सकता है बीच में हमने कुछ हैंडलिंग चार्जेस भी दिया हो कि हैंडल अच्छे से करना है, हैंडल विद केयर, जो भी है, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस। तो ये यहां से लेकर के यहां तक जो ट्रांसपोर्ट हुआ, तो दे ऑल आर इंपोर्टेड इन योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इसमें हमने ये लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस सब इंक्लूड किया हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि ये वाला लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस तो इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन एक बार ये आपका माल जो है वो लैंड कर गया, अब यहां के बाद जो हमने लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस दिए हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द CIF वैल्यू। तो लैंडिंग चार्जेस जो हैं, लैंडिंग चार्जेस में जो हमारे लोडिंग अनलोडिंग वगैरह इंक्लूड होंगे उनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हमारा जो है वो ऑलरेडी इन पूरे प्रोसेस का जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो वाला हमें इंक्लूड करना है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन करो जहां पे हमको इंश्योरेंस वगैरह नहीं दिया हुआ है। सर अटेंडेंस। अबे अटेंडेंस के लिए रहने ही दो, आज अटेंडेंस नहीं होगी, अटेंडेंस बाद में ले लूंगा मैं, अभी छोड़ो। इसमें क्या रहा है, टाइम भी हो गया। इलस्ट्रेशन 22.8 देखो, इलस्ट्रेशन 22.8, इसमें देखो क्या रहा है, द FOB एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर 9 lakhs and 2 lakhs। FOB is given 9 lakhs and transportation cost is given 2 lakhs, ठीक है। Calculate accessible value if cost of insurance cover is not ascertainable and the goods have been imported by mode other than air। other than air से हमने ट्रांसपोर्ट वो किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस देखो FOB is given कितना है 9 lakhs, ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 2 लाख, 2 lakhs। अब अगर ये बाई एयर होता तो हम कितना लेते, 20%। हाँ 20% कितना होता है 1,80,000, तो हम सिर्फ 1,80,000 को ही लेते, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें हमको ऐड करना है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना है, मैंने बताया था कि अगर FOB वैल्यू दी है तो FOB वैल्यू का क्या है 1.125%। अगर FOB वैल्यू नहीं दी है, सम ऑफ FOB वैल्यू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है, मतलब कि कह दिया भाई दोनों का मिला करके इतना है, सपोज दैट कह देता कि भाई FOB प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 11 लाख है। अब इसमें को पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कितना है FOB कितना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दोनों के सम का ही 1.125 ले लेते, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसका 1.125% कितना आ रहा है सर 10,125। हाँ वेरी गुड, 10,125। तो ये आ गया हमारा CIF वैल्यू, CIF
वैल्यू कितना आ जाएगा ये 11,10,125। अब इसमें लैंडिंग चार्जेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लैंडिंग चार्जेस नील, लैंडिंग चार्जेस को कुछ नहीं करना है, तो ये हमारा आ गया एसेसिबल वैल्यू जो भी है CIF वैल्यू, दैट इज योर एसेसिबल वैल्यू। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो सर तो हमें हर क्वेश्चन में ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ऐड लैंडिंग चार्जेस और फिर नील करके दिखाना पड़ेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आपने दिखा दिया है तो इट्स गुड, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ओके सर। चलो अब देखो डिडक्टिव वैल्यू मेथड क्या है। डिडक्टिव वैल्यू मेथड, देखो डिडक्टिव वैल्यू मेथड में हमको क्या फाइंड आउट करना होता है। डिडक्टिव वैल्यू मेथड में हम नाम से पता चला है कुछ चीजें डिडक्ट करनी है, वहां पे हम क्या करते थे, ऐड करते थे। वहां पर हम क्या करते थे, ऐड करते थे। डिडक्टिव वैल्यू मेथड, यहां पर हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। डिडक्टिव वैल्यू मेथड में हमारा क्या होता है कि रूल 5 है कि जहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, ठीक है। रूल 4 कहता है कि भाई अगर आपने क्या कहते हैं कि कोई गुड्स जो इंपोर्ट किया है उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको कंसीडर नहीं हो पा रही, जैसे हमने वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में भी किया था ना, रूल पढ़े थे 27, 28, 29, 30, 31। यस तो सर। इसी तरह से अगर जो आपने इंपोर्ट किया है गुड्स, उस गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम जो सिमिलर गुड्स हैं, आइडेंटिकल गुड्स हैं, उनकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे फॉर व्हाट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर सपोज दैट रूल्स इसी उसमें क्या है कि सिमिलर गुड्स हैं, एक तो आइडेंटिकल गुड्स हैं, अगर आइडेंटिकल गुड्स हैं तब तो ठीक है उसकी वैल्यू लेंगे। आइडेंटिकल गुड्स भी अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर गुड्स की वैल्यू लेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, रूल 5 कहता है। ठीक है, अगर रूल 5 और 4 दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, रूल 7 और 8 को अप्लाई करेंगे। पहला क्या है, रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है भाई आइडेंटिकल गुड्स जो बहुत ही आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल और सिमिलर में डिफरेंस तो पता है ना। यस सर पता है। ठीक है, तो रूल 4 कहता है भाई आइडेंटिकल गुड्स, अगर आइडेंटिकल गुड्स भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 5 कहता है भाई सिमिलर गुड्स की जो वैल्यू है वो ले लो, दैट वुड बी दैट एसेसिबल वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, सिमिलर गुड्स भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 6 कहता है कि रूल 7 और रूल 8 अप्लाई करो। रूल 6 कहता है कि रूल 7 और रूल 8 को अप्लाई करो। अब रूल 7 और 8 क्या है, रूल 7 में हमारा डिडक्टिव मेथड है और रूल 8 में क्या है, कंप्यूटेड मेथड है, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। ठीक है, डिडक्टिव मेथड में देखो क्या है, जैसे कि हमने कहा कि भाई आपने कोई चीज इंपोर्ट किया इंडिया में। अब इंडिया में उसकी वैल्यू क्या है वो हमको नहीं पता, क्योंकि इंडिया में जब वो इंपोर्ट होकर के आ गया तो अब हमको उसकी एसेसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमको पता नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि भाई जो सिमिलर गुड्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, तो जाहिर सी बात है हमको उसकी कुछ वैल्यू पता होगी, सेल वैल्यू, उसमें हमारा जीएसटी भी इंक्लूड होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमको एक वैल्यू पता है, हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, उसमें से जीएसटी माइनस करेंगे, फिर उसमें से और भी कुछ एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। माइनस करते करते हम यहाँ से वापस इसको हम क्या करते हैं, हम पहले ऑस्ट्रेलिया से आए, माल इंपोर्ट किया, वो एक्सपोर्ट स्टेशन पर आया, फिर वहां से वो इंपोर्ट स्टेशन पर आया, फिर वहां से वो क्या हुआ, डीटीए में चला गया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। यहाँ पर हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इंपोर्ट से डीटीए की तरफ जाते हैं, मतलब कि इंपोर्ट वाली वैल्यू जो है, इंपोर्ट वैल्यू जो सपोज दैट हमने कोई सामान खरीदा ₹1,00,000 का, उस पर हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे किया ₹10,000 का, उस पर हमने कुछ टैरिफ पे किया, कस्टम ड्यूटी पे की ₹1,000 की, तो अब कॉस्ट कितनी हो गई, 1,11,000 हो गई। यही तो होगी ना 1,11,000। यस सर। तो अब जब उसको हम डीटी में बेचेंगे तो उस पर हम कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे, कुछ उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे, कुछ और भी चीजें इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इंपोर्ट वैल्यू से डीटीए पे जाने तक के लिए जो भी चीजें हमने इसमें ऐड की हैं वो सारी चीजें हम माइनस कर देंगे। समझ में आया? यस सर। तो वो सारी चीजें क्या है, माइनस करने के बाद हमारी एक वैल्यू आएगी जिसको हम बोलते हैं व्हाट, डिडक्टिव मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करना। एक क्वेश्चन में भेज रहा हूं ग्रुप में, फिर उसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं डिडक्टिव मेथड में। एक क्वेश्चन में भेज रहा हूं,
सर चार्ज कम है अब लैपटॉप ओके देखो यहाँ पे दिया है डिडक्टिव वैल्यू मेथड दिया हुआ है, ग्रुप में आ गया, सबको मिल गया? यस सर। यस सर। एक सेकंड में चार्ज लगा देता हूँ। ओके यहाँ पर कह रहा है मिस्टर अनुज इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स डिक्लेयरिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹1850 पर यूनिट। ठीक है, उसने डिक्लेयर तो कर दी ट्रांजैक्शन वैल्यू, द डिक्लेयर्ड वैल्यू वाज रिजेक्टेड। डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि वो जो असेसिंग ऑफिसर थे वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे उस वैल्यू से। तो द रूल्स 4 and 5 ऑफ इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स आर फाउंड इनएप्लीकेबल, मतलब रूल 4 और रूल 5 जो है वो इनएप्लीकेबल हो गए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस मिस्टर अनुज फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा। अब देखो मिस्टर अनुज क्या डेटा करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसमें दिया हुआ है सेल प्राइस इन इंडिया आफ्टर वैल्यू एडिशन, मतलब वैल्यू एडिशन वगैरह करने के बाद जो है सारी जो प्रॉफिट वगैरह ऐड करने के बाद जो उनकी सेल प्राइस है इंडिया में, दैट इज सेल प्राइस इज गिवन टू यू, सेल प्राइस इज गिवन टू यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। कितना है? 5250। मतलब इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, वैल्यू एडिशन सब कुछ होने के बाद जीएसटी भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद अल्टीमेटली जो उन्होंने सेल किया है वो इस प्राइस पे किया है 5250। इज इट क्लियर? अब इसमें कह रहा है हमको क्या करना है, लेस करना है सबसे पहले आईजीएसटी, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो इसमें हमको क्या करना है, आईजीएसटी को माइनस, यस। तो 250 माइनस कैसे करेंगे? 5250 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 5। यूनिटरी मेथड यूज करना है क्योंकि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो अगर 100 रुपीज प्राइस है तो 5% उसका जीएसटी है, तो टोटल वैल्यू कितनी है 105% की, मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो कितना आ जाएगा ये 250 रुपए। 250। तो ये हमारा आ गया सेल प्राइस बिफोर जीएसटी, सेल प्राइस बिफोर जीएसटी कितना आ गया 5000 रुपया। अब इसमें कह रहा है पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया ना कि इंपोर्ट स्टेशन से लेकर के डीटी तक जाने में इंपोर्ट के बाद के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस। ठीक है, क्योंकि वो ऐड करके सब बेस्ड था, वैल्यू एडिशन सब थी उसमें। अब उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है? माइनस करना है पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस। पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस में क्या क्या है? कमीशन टू इंडियन एजेंट दिया हुआ है, कमीशन टू इंडियन एजेंट, हमने कोई कमीशन दिया होगा इंडियन एजेंट को सेल के लिए, कितना है 3% ऑफ व्हाट 5000, जो क्योंकि सेल करने की जो हमने एजेंट को सेल करने के लिए दिया तो सेलिंग प्राइस पे देंगे 3% ऑफ व्हाट 5000, कितना हो गया 150 रुपया, तो आ गया हमारा 5000 रुपए, इसमें से माइनस करो 150 रुपए। फिर उसके बाद हमारा क्या क्या चीजें हैं जो माइनस होनी है, वैल्यू एडिशन आफ्टर इंपोर्ट, जो हमने इंपोर्ट के बाद वैल्यू एडिशन किया है, सारे पोस्ट इंपोर्ट एक्सपेंसेस हमको क्या करना है, माइनस करना है। वैल्यू एडिशन आफ्टर इंपोर्ट, वैल्यू एडिशन आफ्टर इंपोर्ट कितने का है 370। वेरी गुड, 370 रुपीज का है। फिर उसके बाद फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम पोर्ट ऑफ इंपोर्ट टू फैक्ट्री ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब इंपोर्ट की जगह से लेके फैक्ट्री तक ले जाने के लिए हमने क्या है उसको फ्रेट और इंश्योरेंस पे किया है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना है 90 प्लस 50 140 रुपीज। फिर उसके बाद कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस आफ्टर इंपोर्टेशन, जनरल एक्सपेंसेस आफ्टर इंपोर्टेशन 125 रुपीज का है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन भी हमको माइनस करना है, प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन
15% ऑफ सेल्स प्राइस। या 15% ऑफ सेल्स प्राइस है, तो सेल्स प्राइस कितना है 5000, 5000 तो 15% ऑफ 7 5000 75 कितना 750। 750 ठीक है, तो ये आ गया हमारा कम ड्यूटी इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी, कम ड्यूटी इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, सेल पे आईजीएसटी नहीं, इंक्लूसिव ऑफ कम ड्यूटी मतलब इसमें ड्यूटी भी इंक्लूडेड है और अभी जो इंपोर्ट पर हमने आईजीएसटी दिया था वो भी हमारा क्या है इंक्लूडेड है। वो जो ऊपर हमने आईजीएसटी माइनस किया है 250 रुपया, वो किस पर है, सेल्स पर है। ये वाला जो हमारा आईजीएसटी है ये किस पर है, सेल्स पर है, जो हमने अपने फिनिश्ड गुड्स को बेचा है। और ये जो आईजीएसटी हमने किया है वो जो हमने रॉ मटेरियल्स या जो भी प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया है उस इंपोर्ट पर आईजीएसटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो कितना आ गया 3465। अब इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना है 5%। यस 5% है। 5% ऑफ व्हाट, इसका 3465 का, तो 3465 डिवाइड बाय 105 क्योंकि इंक्लूसिव है इसमें, मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा ये 165 माइनस किया तो ये आ गया कम ड्यूटी एक्सक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी आ गया। अभी हमने क्या किया, इसको एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कितना आ गया ये 3300। अब इसमें से जो हमने ड्यूटी पे की होगी, क्योंकि हमको क्या करना है इस वैल्यू पे आना है, जो इंपोर्ट यहाँ पे जो हमने इंपोर्ट किया है उस वैल्यू पे आना है। तो इंपोर्ट के बाद हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की होगी, फिर दुनिया भर की चीजें पे की होंगी, तब जाके वो मास प्रोडक्ट बना है, तो वो सारे एक्सपेंसेस हमको माइनस करने। तो अब इंपोर्ट ड्यूटी जब हम पे कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी क्या एसेसिबल वैल्यू। लेस करना है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कितना है 10% है, 10%। तो 3300 का 110 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ गया 300, तो ये 300। आ गया 3000। तो ये हमारा क्या आ गया एसेसिबल वैल्यू। इज इट क्लियर? सर इसमें ये सोशल वेलफेयर सेस है, इसका कुछ नहीं करेंगे? कहाँ नहीं, सोशल वेलफेयर सेस वगैरह 10% इस पे वो हमने इंक्लूड कर दिया ना उसमें। देखो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है ना, अगर ये जो हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी जो 3300 है इसमें हमने मान ली कि इसमें सोशल वेलफेयर सेस को, क्योंकि सोशल वेलफेयर सेस जो होता है वो टैक्स का लगता है, इसका 300 का भाई जो सेस लगता है। ओके सर, यस सर, मतलब सेस तो सेस का लगता है निकलने ना, के बाद ही लगता यहाँ है। तो हम वैल्यूएशन Yes. की बात कर रहे हैं, तो अब पहले ये 300 पे लगेगा, ये तो वो जो सेस है ना वो 300 में इंक्लूडेड है, इस 3300 में नहीं है। ओके सर। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? चलो अब सर ये आईजीएसटी वाला पॉइंट एक बार फिर बता फिर से दीजिए। बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दो तरह की आईजीएसटी है। एक तो हमने ऊपर जो माइनस किया दैट इज सेल्स, मतलब कि सपोज दैट मैंने जो माल इंपोर्ट किया है तो पहले तो हम इंपोर्ट पे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे इंपोर्ट पे जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ से तुम चलो नीचे से चलो, हमने 3000 रुपए का जो सामान इंपोर्ट किया इस पर हमने पहले जीएसटी पे किया होगा, सॉरी क्या कहते हैं कि जीएसटी पे किया होगा, कस्टम ड्यूटी पे किया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा ये जो सारे इंपोर्ट के आफ्टर इंपोर्ट जो एक्सपेंसेस है वो सारे किए होंगे, ये सारे एक्सपेंसेस हमने किए होंगे जो जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऐड की होगी। फिर उसके बाद हमने सब वैल्यू को इंक्लूड, क्योंकि ये सारे कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, ये हमारी क्या है कॉस्ट इनकर्ड ही तो है, तो ये हमारी क्या होगी जो कॉस्ट है वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो हमारा सेल प्राइस प्रॉफिट मार्जिन कितना ले लिया हमने 750 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। तो सब कुछ ऐड करने के बाद जो हमने सेल किया है 5000 रुपए का है, अब इस सेल पर हमने आईजीएसटी पे किया होगा कितना 250 रुपए। तो ये जो पहले वाला आईजीएसटी है दैट इज आईजीएसटी ऑन सेल, ये जो हमारी सेल पर आईजीएसटी है, और जो ये वाला जीएसटी नीचे वाला है दैट इज आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट, दैट इज आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट। आयुषी क्लियर है? सर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे जब हम क्लियरेंस कराते हैं तो उस टाइम तो हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं ना, उस टाइम का टैक्स थोड़ी पे करते हैं। नहीं, आईजीएसटी भी पे होता है। आईजीएसटी वहां फिर अलग से पे होता है। यस,
आईजीएसटी देखो, आईजीएसटी मैंने आपको याद करो जब हमने आपको बताया था, जब उसमें सेस वगैरह काउंटर बिलिंग ड्यूटी सब बताई थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम मतलब कि जो हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं तो उसमें तो पहले हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स में हम पहले पे करते हैं आईजीएसटी, जो आईजीएसटी हम पे करते हैं उस वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर इस पर हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। ओके सर। आप याद करो भाई, कस्टम ड्यूटी मैंने आपको बताया था ना कि क्या कहते हैं कि सिंपल वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में क्या है कि सारी तरह के टैक्सेस जो है आपको ऐड करना है। तो क्योंकि हम कस्टम पढ़ रहे हैं, जीएसटी तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो कस्टम में जीएसटी जो पे करेंगे उसको भी इंक्लूड करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके सर। तो पहले हम आईजीएसटी देते हैं, ये कस्टम देते हैं? नहीं, पहले आईजीएसटी पे करेंगे। सपोज अगर 100 रुपए का माल खरीदा है, 10 रुपए आईजीएसटी पे किया है, तो अब हमारी वैल्यू 110 रुपए की है, 110 रुपए पे हमको कस्टम पे करना है। और सोशल जो सर सोशल टैक्स जो सेस जो देना है वो किस पे देंगे? जो है वो जो क्या कहते हैं 110 रुपए का सपोज 10% आपने 11 रुपए वो दिया है, तो इस पर हमको क्या करना है, सेस पे करना है इस टैक्स पर। सर 121 पे सेस देंगे में जो लास्ट फाइनल अमाउंट है। हाँ, यस। तो सर इस केस में सर जो हम इस केस में जो सर क्वेश्चन में जो आपने पहले आईजीएसटी माइनस किया, तो पहले हमें वो माइनस करना चाहिए ना, क्या कहते हैं जो हमने सेस दिया है, क्योंकि सर वो सेस हमने जो, अरे भाई ये देखो यहाँ पे हमने सेस इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि जो सेस होता है, आयुषी ने वही क्वेश्चन पूछा था, जो सेस होता है वो टैक्स अमाउंट का होता है, वैल्यू का नहीं होता है भाई। जो आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करते हो, ये सर समझ गया सर, वो टैक्सेबल इनकम का नहीं करते हो। यस सर 4% एजुकेशन सेस जो देते हैं सर वो तो टैक्स अमाउंट पे देते हैं। यस सर, यस सर, सॉरी सर। ठीक है, ओके, सबको समझ आ गया ये चीज? यस सर। चलो बस मेरे ख्याल से इतनी कंप्यूटेड वैल्यू भी कर लेते हैं। देखो कंप्यूटेड वैल्यू में क्या है, सिंपली हमको क्या करना है, सभी चीजें ऐड करनी होती है, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल से लेकर के जहां तक पूरा फैब्रिकेशन चार्जेस, अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस, फिर इंपोर्ट कॉस्ट ऑफ जो भी है हमारा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एसेसिबल वैल्यू। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्लीज ट्राई वंस एट योर होम। जो भी चीजें हैं आप उसको ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो आई विल टेल यू।